हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सभी परीक्षाओं को समर्पित पत्रिका समसामयिकी क्रॉनिकल। ये पतली पतली वाली क्रॉनिकल है और यहाँ पे ये जनवरी मंथ की मैगजीन है। जनवरी मंथ की मैगजीन इज द सेंस कि यहाँ पे जो करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा ये आपको मिलेगा नवंबर का, और यहाँ पे नवंबर के करंट अफेयर दिए हुए हैं। तो इसको क्यों पढ़ा जा रहा है, तो इसको इसलिए पढ़ लेंगे क्योंकि आपका जो आगामी आर का एग्ज़ाम है ये जो है इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपके जो करंट होंगे, जैसे कुछ मंथ होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, तो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो मंथ हैं, ये अगर आपका एग्ज़ाम जो है मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में होता है तो उसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए इस मैगजीन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आज का जो ये यहाँ पे करंट है ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यानी कि नवंबर मंथ में जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये करंट अफेयर। आप लोगों को बता दें कि अब करंट अफेयर जो है मंथली पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बाकी एक जो बारीकी होती है जो अभी लेटेस्ट में पैटर्न बदला हुआ है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे से मंथली मैगजीन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्रॉनिकल है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपका चाहे आर का एग्ज़ाम हो गया, चाहे पीसीएस का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो आपको इन दोनों जो मेन एग्ज़ाम है इसमें 30 से 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर को स्किप नहीं किया जा सकता। तो इस दृष्टिकोण से करंट अफेयर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। हमने आर के लिए जो न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, यानी कि जिसमें समय जो है 3 घंटा है और जीएस और हिंदी दोनों का टेस्ट साथ ही में होगा। तो ये दोनों टेस्ट हमने जो है इस नए पैटर्न वाले टेस्ट अपने चैनल पे 2 टेस्ट अभी तक करा दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए और अपने आप कितना स्कोर उसमें कर ले जा रहे हैं इसको भी बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ये आज का जो करंट अफेयर क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है यह है नई चेतना 3.0 अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद मार्ग नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। अब यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका जो है किसने शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, तो ये शुभारंभ किया गया केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्होंने किया है। और एक इस जो नई चेतना 3.0 लॉन्च हुआ है, यानी कि ये तीसरे नंबर का है, तो इसका जो संस्करण है यह तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। एक माह तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के देखरेख में इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है, जो सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर 2024 तक चलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ना होकर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 23 दिसंबर 2024 तक चला। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है यह है कि नई चेतना अभियान का लक्ष्य जो है यह जमीनी स्तर की पहल के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और लक्षित कार्यवाही को बढ़ावा देना। नई चेतना 3.0 का उद्देश्य जो है यह लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हिंसा के खिलाफ समुदायों को आवाज़ उठाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, समय पर सहायता के लिए समर्थन प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना और स्थानीय संस्थाओं को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना शामिल है इसमें। इस अभियान में 9 मंत्रालय और विभाग जो है वह भाग लेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से मंत्रालय और विभाग हैं ये याद रखिएगा। इसमें कितने शामिल हुए हैं, तो 9 मंत्रालय और विभाग हैं।
एक नज़र देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, गृह मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, साथ ही युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा न्याय विभाग इसमें शामिल है। तो ये जो कुछ मंत्रालय और विभाग हैं, टोटल मिला के यहाँ पे 9 मंत्रालय और विभाग इसमें शामिल हैं, जिनको यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जो है पूछ लेता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है तो बारीकी से करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मंत्रालय और विभाग को याद रखेंगे। इस अभियान का एक नारा था जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ है, जो एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ, ये जो है इसका नई चेतना 3.0 का यहाँ पे नारा था, जो अभिसरण प्रयासों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई के आह्वान को दर्शाता है। इस अभियान का पहला संस्करण जो है उसमें 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा था। ये इसका जो पहला संस्करण था, इसमें जो कवर हुए थे लोग 3.5 करोड़ थे, जबकि नई चेतना 2.0 में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5.5 करोड़ प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो पहले में यहाँ पे 3.5 करोड़ और दूसरे में 5.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया। नेक्स्ट जो यहाँ पे करंट अफेयर है, यह है दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम अधिसूचित। अब यहाँ पे 21 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 यानी कि टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 जो है यह अधिसूचित किया है। ये नियम केंद्र को किसी दूरसंचार इकाई से संदेशों की सामग्री के अलावा ट्रैफिक डेटा तथा कोई अन्य डेटा मांगने की शक्ति देते हैं। यानी कि अब ये किसी दूरसंचार इकाई से संदेशों की सामग्री के अलावा भी ट्रैफिक डेटा भी मांग सकते हैं और अन्य डेटा मांगने की शक्ति रखता है केंद्र सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नई नियमावली के अनुसार सरकार इन सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है और किसी दूरसंचार इकाई को निर्दिष्ट बिंदुओं में से डेटा के संग्रह के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने का निर्देश भी दे सकती है। यह डेटा कानून परिवर्तन और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में लगी केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को प्रसारित किया जा सकता है। यानी कि अब किसी भी एजेंसी को प्रसारित किया जाएगा। नए नियम के तहत प्रत्येक दूरसंचार इकाई एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नए नियम के तहत जो है प्रत्येक दूरसंचार इकाई जो है यहाँ पे मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी यानी कि चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है वह नियुक्ति करेगी, जिसका विवरण जो है पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रपत्र में केंद्र सरकार को लिखित रूप से प्रदान किया जाएगा। मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी के लिए भारत का नागरिक और निवासी होना अनिवार्य है तथा यह दूरसंचार इकाई के निदेशक मंडल या समान शासी निकाय के प्रति भी उत्तरदायी होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा अथवा ऐसा कोई संदेश नहीं भेजेगा जिससे दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट करंट अफेयर, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो विकलांग, जिनको अब दिव्यांग कहा जाता है, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता जो है एक मौलिक अधिकार है। तो 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों का पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो कि अब भूतपूर्व हो चुके हैं, वर्तमान में कौन है तो संजीव खन्ना जी वर्तमान में है। और किस नंबर के ये जो है चीफ जस्टिस हैं, तो ये 51वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी। और जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितना, तो 33 जज होंगे और प्लस एक चीफ यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल मिलाकर कितने होंगे तो 34 हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गए हैं, ने इस फैसले में कहा कि विकलांगता तभी एक त्रासदी है जब समाज दिव्यांगों को उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें प्रदान करने में विफल हो। आप लोगों को बता दें कि जो हमारे भूतपूर्व DY चंद्रचूड़ जी थे चीफ जस्टिस, इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया है जो कि जन्म से ही विकलांग हैं। तो इन्होंने मतलब विकलांग लोगों के लिए ये अच्छी पहल स्टार्ट करने का आदेश दिया है केंद्र सरकार को।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों। यह निर्णय जो है यह नालसार विधि विश्वविद्यालय के विकलांगता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है। अध्ययन में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। अब नेक्स्ट है आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024। तो 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की स्थापना कब हुई? तो एनआईए की जो स्थापना हुई है ये 2008 में हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम है? तो 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का यहाँ पे ये आतंकवाद निरोधी सम्मेलन जो है यह 2 दिवसीय है, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। कहाँ पे किया? नई दिल्ली में किया। और इसका आयोजन किसके द्वारा हो रहा है? तो एनआईए के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। तो सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद रोधी मुद्दे से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों व विभागों के अधिकारी और कानून, फॉरेंसिक, प्रौद्योगिकी आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने यहाँ पे भाग लिया है। गृह मंत्री ने सम्मेलन के दौरान एनआईए के ध्येय वाक्य का अनावरण किया। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि कब का है? तो 1967 का ये एक्ट है। मामलों की जांच के लिए एसओपी, जो कि एक मसौदा है, का विमोचन और एनआईए की 11 पदक विजेताओं को अलंकृत किया। तो एनआईए की स्थापना कब? 2008 में। और यूएपीए जो है यह गैर कानूनी गतिविधि और आतंकवाद निरोधी जो एक एक्ट है ये कब का है? तो 1967 का है। सम्मेलन का मुख्य फोकस जो है यह संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्यवाही के लिए चैनल स्थापित कर विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस जानकारी प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन। तो 13 नवंबर 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, यहाँ पे जनरल अनिल चौहान जो है या सीडीएस किस नंबर के हैं? तो ये दूसरे नंबर के हैं। पहले कौन थे? तो पहले बिपिन रावत जी थे, जिनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो यहाँ पे जनरल अनिल चौहान ने दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में, कहाँ पे? तो कोच्चि में 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन में 3 सेनाओं के कमांडरों इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडरों, एकीकृत रक्षा स्टाफ, मुख्यालय और विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में नवीन प्रशिक्षण रणनीतियों पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी और आधुनिक युद्ध रणनीति शामिल हों। त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन का आयोजन 3 सेनाओं के प्रशिक्षण कमानों द्वारा बारी बारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण में सर्वोत्तम तौर तरीके का आदान प्रदान करते हुए सहयोग और प्रशिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाना है। यह सम्मेलन सेनाओं के प्रशिक्षण कमानों के स्टाफ अधिकारियों को एक मंच भी प्रदान करता है, जो संयुक्तता और सामंजस्य पर आधारित है तथा युद्ध प्रभावशीलता और बढ़ी हुई परिचालन क्षमताओं को हासिल करने के लिए सहयोगी प्रशिक्षण प्रयासों व रणनीतियों को तैयार करता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो आजकल आतंकवाद, टेररिज्म जो बढ़ रहा है, तो वो जो है नई नई टेक्निक उपयोग करते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे देश की जो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इनको भी अपनी जो रणनीति है उसको बदलते रहना पड़ता है और जो आने वाला खतरा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सारे सम्मेलन या फिर प्रशिक्षण या फिर नौसेना अभ्यास भी जो होता है, तो आप देखते होंगे कि 2 देशों के बीच जैसे मित्र शक्ति हो गया या फिर सूर्यकिरण हो गया, ये सारे जो युद्ध अभ्यास हो गए, चाहे मतलब भारत नेपाल के बीच सूर्यकिरण जो होता है, इसमें भी देखा जाता है। तो एक देश दूसरे देश के साथ जब करते हैं तो एक दूसरे के जो रणनीतियाँ होती हैं, जो मतलब उनके स्किल्स होते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, उसमें इन अभ्यासों के तहत वो सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है यह है कि कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024, यानी कि अभी हाल ही में आपने देखा हुआ राव IAS में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे जो लाइब्रेरी थी वो अंडरग्राउंड थी और वहाँ पे पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आया है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे है कि 13 नवंबर 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने, ये चीज़ याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किए हैं। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024, यानी कि गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग सेक्टर 2024 का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाले भ्रामक विपणन और तौर तरीकों से बचाना है। दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग के अंतर्गत अकादमिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन, निर्देश, अध्ययन कार्यक्रम या ट्यूशन या इसी तरह की प्रकृति के अन्य गतिविधियां शामिल हैं। लेकिन इसमें क्या क्या शामिल नहीं है, तो परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच और अन्य रचनात्मक गतिविधियां इसमें शामिल नहीं की गई हैं। यानी कि इनको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, जबकि इनको जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है इन सब चीज़ों को यहाँ पे रेगुलेट किया गया है। किसके द्वारा, तो यहाँ पे जो कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है इसके द्वारा। तो यहाँ पे 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्तियों द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो विज्ञापनों का विनियमन, दिशा निर्देश कोचिंग जो है संस्थानों को निम्नलिखित बातों से संबंधित झूठे दावे करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, संकाय योग्यता, शुल्क और धनवापसी नीतियाँ, चयन दर, सफलता की कहानियाँ, परीक्षा रैंकिंग और नौकरी की सुरक्षा के वादे, साथ ही सुनिश्चित प्रवेश, उच्च परीक्षा स्कोर, गारंटीकृत चयन या पदोन्नति, और यहाँ पे सत्यवादी निरूपण, यानी कि उनकी सेवाओं की गुणवत्ता या मानक के बारे में भ्रामक प्रतिनिधित्व सख्त मना। कोचिंग संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सुविधाओं के बारे में सटीक रूप से बताना चाहिए। छात्रों की सफलता की कहानियाँ, ये दिशा निर्देश कोचिंग केंद्रों को छात्रों की लिखित सहमति के बिना विज्ञापनों में उनके नाम, फोटो या प्रशंसा पत्र का उपयोग करने पर रोक लगाते हैं। यानी कि अब किसी का भी अगर कोई कोचिंग संस्थान से कोई बच्चा निकल रहा है तो उसका यहाँ पे लिखित सहमति लेना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो या